बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस वीडियो इज अबाउट फाइनेंस सप्लीमेंट्री एक्ट 2022। इसको मिनी बजट भी कहा जाता है। ये 30 दिसंबर 2021 को पार्लियामेंट में पेश हुआ था और उसके बाद फिर पार्लियामेंट से अप्रूव होने के बाद सेनेट और फिर सेनेट से प्रेसिडेंट ने इसको ओके किया था। और अराउंड गवर्नमेंट का एस्टिमेट है कि 375 बिलियन हम इस अमेंडमेंट्स जो हमने इसमें की हैं प्रपोज उससे अर्न करेंगे ना। ये जो फाइनेंस सप्लीमेंट्री एक्ट है इसमें हम 3 मेन लॉज हैं जिसके ऊपर जिसमें जो चेंजेस हैं उसमें बात करेंगे। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एंड फेडरल एक्साइज एक्ट 2005। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सिर्फ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पे बात करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियोस में हम सेल्स टैक्स और एक्साइज ड्यूटी के ऊपर अलग-अलग से बात करेंगे। तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जो चेंजेस हैं वो सेक्शंस और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के जो स्केड्यूल्स हैं उसके अंदर कुछ चेंजेस प्रपोज की गई हैं। जिन सेक्शंस में कुछ चेंजेस हैं उन सेक्शंस को हम यहाँ पे लिस्ट डाउन कर लेते हैं और इसी तरह जो स्केड्यूल्स फर्स्ट स्केड्यूल और जो सेकंड स्केड्यूल है इसमें जो चेंजेस हैं उसको भी हम लिस्ट डाउन कर लेते हैं और फिर एक एक करके हम इनको डिस्कस करते जाते हैं। So the first change has been in section 2. सेक्शन 2 डेफिनेशंस का सेक्शन है और इसमें एक डेफिनेशन का इजाफा किया गया है और वो डेफिनेशन जो ऐड की गई है दैट इज डिजिटल मीन्स। डिजिटल मीन्स यानी जितनी भी पेपरलेस पेमेंट्स हैं उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शन जो हैं उसको डिजिटल मीन्स की पेमेंट कहा जाएगा। तो इसमें ऑनलाइन पोर्टल्स, प्लेटफॉर्म्स फॉर डिजिटल पेमेंट्स, ऑनलाइन इंटरबैंक फंड ट्रांसफर, ऑनलाइन बिल और इनवॉइस प्रेजेंटमेंट, ओवर द काउंटर डिजिटल पेमेंट, कार्ड पेमेंट्स यूजिंग पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स, QR कोड्स, मोबाइल डिवाइसेस, एनी अदर डिजिटल ऑनलाइन पेमेंट मोड्स। ये जो जितने भी मोड्स उठाए गए हैं ये बेसिकली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक सर्कुलर था जिसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बैंक को इंस्ट्रक्शन ये दी थी कि आप अपने जो बिजनेसेस हैं उसको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे कि इन मोड से वो पेमेंट कर सके। तो वहीं से इंस्पिरेशन लेकर ये एक डेफिनेशन यहाँ पे ऐड कर दी गई डेफिनेशन के अंदर। ये ये जो डेफिनेशन है ये रेलेवेंट है फॉर कंपनीज ओनली और कंपनीज के लिए ये ज़रूरी किया गया है कि वो डिजिटल मीन से पेमेंट करें। ना ये जो डिजिटल मीन्स हैं इसमें अगर आप देखें तो क्रॉस चेक्स इसमें शामिल नहीं है और इससे एक पेचीदगी पैदा होती है और वो पेचीदगी ये पैदा होती है कि जब आप पेमेंट करते हैं तो सेक्शन 21 जो बिजनेस इनकम के लिए बहुत ही एक रेलेवेंट सेक्शन है। सेक्शन 21 में बेसिकली बताया हुआ ये है कि कौन से एक्सपेंसेस हैं जो आप एक्सपेंस आउट नहीं कर सकते फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ योर टैक्सेबल इनकम। तो सेक्शन 21 में एक क्लॉज एक बेसिकली प्रोविजो ऐड किया गया है। ये प्रोविजो समझने के लिए आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि ये जो लिखा है प्रोविजो एडेड टू क्लॉज एल ए। तो क्लॉज एल ए बेसिकली क्या थी? क्लॉज एल ए ये थी कि ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में सेक्शन 21 में क्लॉज ऐड की गई और ये कंपनीज के लिए थी कि कंपनी अगर टैक्स जो भी टैक्स पेयर कंपनी है जो कि एक ही अकाउंट में पेमेंट अगर कर रही है तो उसने डिजिटल मीन से पेमेंट करनी है और डिजिटल मीन से जो पेमेंट करेगी वही फिर एक्सपेंस तस्वर किया जाएगा। लेकिन इसमें क्रॉस टैक्स ना होने की वजह से इस डिजिटल मीन्स की जैसे भी हमने डेफिनेशन देखी तो अब ये सारी की सारी पेमेंट्स ऑनलाइन मोड्स को यूज़ करके इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स की बात हुई है। तो इस वजह से बिजनेसेस को बहुत डिफ़िकल्टीज आई और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को ये जो 21 LA है इसकी इम्प्लीमेंटेशन को एक्सटेंड करना पड़ा फॉर रीजंस की प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज आ रही थी और 31 दिसंबर तक ये ऑलरेडी एक्सटेंड हो चुका हुआ था 2021 तक। इस प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी को देखते हुए ये क्लॉज LA जो है इसके अंदर अब प्रोविजो ऐड कर दिया गया है कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट दिस क्लॉज शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम सच डेट एज बोर्ड में नोटिफाई एन ऑफिशियल गजट। यानी अब ये क्लॉज LA एप्लीकेबल उस वक्त होगी जब FBR ये नोटिफाई करेगा कि हाँ जी अब एप्लीकेबल है। उस वक्त तक ये क्लॉज LA यानी डिजिटल मीन्स की पेमेंट वाली एप्लीकेबल नहीं होगी। नेक्स्ट
change has been brought in section 153. Section 153 basically पेमेंट फॉर गुड्स सर्विसेज एंड कॉन्ट्रैक्ट्स एक विदहोल्डिंग की प्रोविजंस का ये सेक्शन है। और सेक्शन 153 में अगर मैं ज़रा इस रेलेवेंट सेक्शन पे अगर आपको ले जाऊं तो सेक्शन 153 बेसिकली क्या है कि पेमेंट फॉर गुड्स सर्विसेज एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ये बताता है। और ये जो सेक्शन है सेक्शन 153, इसमें अगर आप देखें तो ये सेक्शन आपको टैक्स रिजीम के लिए भी गाइड करता है। और इसका जो सब सेक्शन 3 है इसमें ये बताता है कि जो टैक्स डिडक्टेबल है, हम सब सेक्शन 3 की बात करें कि द टैक्स डिडक्टेबल अंडर subsection 1 and under subsection 2 of this section on income of resident person shall be minimum tax. So ये भी आपको बताता है कि ये टैक्स क्या होगा, मिनिमम टैक्स होगा या क्या होगा। नाउ इस जो लैंग्वेज थी इस सब सेक्शन 3 की, उससे ये लगता था कि द टैक्स डिडक्टेबल अंडर सबसेक्शन 1 एंड अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ दिस सेक्शन ऑन इनकम ऑफ रेजिडेंट पर्सन। इनकम ऑफ रेजिडेंट पर्सन से मुराद ये कि अब उसकी जो भी इनकम है, हालांकि ये सिर्फ जो इसका जो मीनिंग था वो ये था कि सिर्फ और सिर्फ जो 153 जिन ट्रांजैक्शंस पे 153 का टैक्स विदहोल्ड किया गया है उनके लिए मिनिमम टैक्स है। लेकिन इस वर्डिंग से लगता ये था कि जैसे सारी की सारी उसकी इनकम के ऊपर, अब उसकी अगर प्रॉपर्टी से इनकम है, उसकी सैलरी से इनकम है, तो वो सारी की सारी इनकम जो है वो उसके ऊपर ये मिनिमम टैक्स होगा। इस वर्डिंग से ये तासुर मिलता था। सो इस वर्डिंग के इस तासुर को ख़त्म करने के लिए क्या किया गया, सेक्शन 153 के अंदर एक चेंज की गई और ये कि एक एक्सप्लेनेशन ऐड कर दी सेक्शन 153 में। सब सेक्शन 3 के सी के बाद एक एक्सप्लेनेशन ऐड हो जाएगी और उस एक्सप्लेनेशन में क्या है कि फॉर रिमूवल ऑफ डाउट इट इज एक्सप्लेन्ड that income of resident person referred to in subsection 3 means the amount on which tax deductible under subsection 1 or 2 of this section। यानी अब इसको कन्फाइन किया है, लिमिट किया है कि ये जो टैक्स रिजीम हम डिफाइन कर रहे हैं कि ये मिनिमम टैक्स हो जाएगी, ये सिर्फ और सिर्फ उन इनकम्स के लिए हम कह रहे हैं जिन पे टैक्स एक्चुअली डिडक्टेबल था, ना कि उसकी सारी की सारी हेड्स ऑफ इनकम के ऊपर इस इनकम को अब मिनिमम टैक्स कहा जाएगा। ऐसा नहीं, इस चीज़ को करेक्ट किया गया एक्चुअली या फर्दर एक्सप्लेन किया गया। सेक्शन 165A, सेक्शन 165A बेसिकली ये सेक्शन क्या था, अगर हम ज़रा एक सेकंड के लिए पहले उस सेक्शन को देख लें। ये एक सेक्शन बेसिकली है अबाउट फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय द बैंक्स। सो इन बैंक्स ने कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है टू द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और उसकी एक लिस्ट बताई गई है इस सब सेक्शन के इस सेक्शन के अंदर। सो वो जो लिस्ट है कि वो क्या क्या आपने इंफॉर्मेशन देनी है, उसके बारे में एक अमेंडमेंट इनकम टैक्स लॉ में की गई है। और वो अमेंडमेंट क्या है, हम ज़रा वो अमेंडमेंट देख लेते हैं। सो इट सेज कि the list of persons containing particulars of their business account open or reopened designated during each preceding calendar month। so एक ये क्लॉज F इंसर्ट की गई है इसमें कि ये फर्दर एक इंफॉर्मेशन है जो बैंक्स ने प्रोवाइड करनी होगी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को। नेक्स्ट चेंज हैज बीन ब्रॉट इन सेक्शन 216। सेक्शन 216 था क्या, पहले हम ज़रा इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि सेक्शन 216 बेसिकली एक रेस्ट्रिक्शन थी ऑन जो भी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के एम्प्लॉयज़ हैं, वो ये कि ये जो इन्फॉर्मेशन इनके पास टैक्स पेयर की आएगी, ये उस इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करेंगे तो किन सिचुएशंस में इनके ऊपर जिम्मेदारी है कि इस इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखें। और इसका जो सबसेक्शन 3 था, इसमें बेसिकली बताया हुआ ये था कि नथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 शैल प्रिक्लूड द डिस्क्लोजर ऑफ एनी पर्टिकुलर्स, यानी वो एक्सेप्शंस बताई हुई थी सबसेक्शन 3 में, वो एक्सेप्शंस बताई हुई थी कि जिन सूरतों में आप इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करोगे, यानी कॉन्फिडेंशियलिटी वाली उससे आप उस रिस्ट्रिक्शन से आपको आज़ादी है, आपने इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है इन सिचुएशंस में। सो ये सारी की सारी क्लॉजेस हैं इसकी एस तक, और इस एस के बाद एक और क्लॉज ऐड की गई है जिसमें
जो यानी कि अब ये जो अमेंडमेंट हुई है उसमें एक क्लॉज ऐड हुई है सेक्शन 216 में। सो वो क्लॉज क्या ऐड हुई है? वो क्लॉज ये ऐड हुई है कि आप किन सिचुएशंस में बेसिकली इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर देंगे। सो हम जरा उस क्लॉज को देख लेते हैं। Clause D inserted in subsection 3 in respect of any high-level public officials and public servants in BPS 17 and above, their spouses, children, or benamidas, or any person in relation to whom the aforementioned person are beneficial owner, provided that nothing in clause D shall apply to those who are expressly accepted under clause 4 of blah 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 section. So ये basically एक फर्दर एक और एक्सेप्शन आपको बताई ऐड की गई है कि इन सिचुएशन में आप आप इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकते हो, कोई डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन की जो रिस्ट्रिक्शन थी वो अप्लाई नहीं होगी। नेक्स्ट चेंजेस इन सेक्शन 233। सेक्शन 233 ये सेक्शन क्या था, पहले हम जरा इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि सेक्शन 233 एक्चुअली है क्या। सो सेक्शन 233 इज अबाउट ब्रोकरेज एंड कमीशन। सो ब्रोकरेज एंड कमीशन के ऊपर कुछ टैक्सेस विदहोल्ड होने हैं और ये सेक्शन जो है बिल्कुल उसी तरह जैसे सेक्शन 153 में कहा कि ये भी हमें टैक्स रिजीम आइडेंटिफाई करने में गाइडेंस देता है कि जो टैक्स विदहोल्ड होगा वो इन रेसिपिएंट ऑफ इनकम के लिए वो टैक्स क्या तस्वर किया जाएगा, फाइनल टैक्स या मिनिमम टैक्स, वो क्या होगा। ठीक है। और यहाँ पे भी यही कंफ्यूजन था कि वर्डिंग से लगता ये था कि टैक्स डिडक्टेड अंडर सब सेक्शन 2A शैल बी मिनिमम टैक्स ऑन इनकम ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंट, यानी अब उस एडवर्टाइजिंग एजेंट की जो भी इनकम है उसके ऊपर ये मिनिमम टैक्स होगा। तो अगेन वही 153 वाला कंफ्यूजन है कि वर्डिंग से लग ही रहा है कि जैसे उसकी सारी इनकम के ऊपर ये अब मिनिमम टैक्स हो जाएगा, जबकि एक्चुअली इंटेंशन लॉ की ये नहीं है। तो इसी चीज़ को फर्दर यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर दिया गया है। फॉर रिमूवल ऑफ डाउट इट इज एक्सप्लेन that income of person referred to in subsections 2B blah 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 means the amount on which tax is deductible under subsection 1 or 2A of this section। यानी कि अगेन कन्फाइनमेंट है कि सिर्फ हम उस इनकम के लिए इसको मिनिमम टैक्स कह रहे हैं जिस इनकम पे इस सेक्शन 233 के अंडर टैक्स विदहोल्ड हुआ है। नेक्स्ट सेक्शन इज 236CA। सेक्शन 236CA ये एक नया सेक्शन है जो कि ऐड किया गया है। Section 236CA is basically an advanced tax on TV plays and advertisements और इस कुछ टैक्सेस इन एक्टिविटीज़ के ऊपर यानी टीवी प्लेस और इश्तिहारों के ऊपर ये लगाए गए हैं। और डेफिनेटली अगर आपने टैक्स लगाना है तो हमें ये पता है कि इनकम टैक्स लॉ में जितने भी टैक्स रेट्स हैं वो फर्स्ट कैजुअल में दिए जाते हैं। फर्स्ट कैजुअल में कुछ एक डिवीजन और ये पार्ट ऑफ फर्स्ट कैजुअल ये ऐड हुआ किया गया है। और अभी हम जब फर्स्ट कैजुअल पे बात करेंगे तो इन बिजनेसेस जिनकी यहाँ पे बात हो रही है उनके लिए जो टैक्स रेट्स बताए गए हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये डेफिनेटली प्रोविजन ये जो पार्ट 4 डिवीजन 10A है, पार्ट 4 डिवीजन 10A इससे इसका ताल्लुक है। इस अमेंडमेंट इस सेक्शन की वजह से ये डिवीजन और पार्ट ऐड किया गया है। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 236Q। सेक्शन 236Q बेसिकली ज़रा अगर हम देख लें एक दफ़ा कि सेक्शन 236Q था क्या और फिर इसमें अमेंडमेंट क्या आई उससे क्या हुआ। सो सेक्शन 236Q इट्स अबाउट टैक्स डिडक्टेड ऑन यूज ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट। तो मशीनरी एंड इक्विपमेंट के ऊपर जो टैक्स विथहोल्ड होता है ये उसकी बात हो रही है। नाउ सेक्शन 236Q बेसिकली था ये कि प्लांट एंड मशीनरी पेमेंट टू रेजिडेंट्स फॉर यूज ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट, कि अगर आपने पेमेंट करनी है और वो पेमेंट आप किस चीज़ के लिए करें कि किसी प्लांट और मशीनरी को यूज़ करने की, तो फिर पेमेंट करते हुए आपने कुछ टैक्स विथहोल्ड करना है। और इस सेक्शन में भी सबसेक्शन 3 जो है इसमें ये गाइडेंस दी गई थी कि ये जो टैक्स विथहोल्ड किया जाएगा ये इसकी ये रिजीम कौन सी होगी इनकम के रेसिपिएंट के लिए। और वर्डिंग में अगेन यही प्रॉब्लम था कि द टैक्स डिडक्टेबल अंडर सबसेक्शन 1 एंड 2 शैल बी मिनिमम टैक्स ऑन इनकम ऑफ सच रेजिडेंट पर्सन। इनकम ऑफ रेजिडेंट पर्सन अगेन वही प्रॉब्लम है यहाँ पे
कि सारी की सारी क्या उसकी इनकम के ऊपर अब ये मिनिमम टैक्स हो जाएगा, नहीं, लॉ की इंटेंशन तो ये नहीं है। लॉ की इंटेंशन बेसिकली ये है कि सिर्फ उस इनकम के लिए मिनिमम टैक्स है जिस इनकम पे ये टैक्स विथहोल्ड हुआ है। तो इसलिए एक एक्सप्लेनेशन की यहाँ पे भी जरूरत पेश आई कि जब आपने पेमेंट करनी है रेजिडेंट को फॉर यूज ऑफ मशीनरी इक्विपमेंट, तो एक्सप्लेनेशन है फॉर रिमूवल ऑफ डाउट इट इज एक्सप्लेन दैट इनकम ऑफ पर्सन रेफर टू इन सबसेक्शन 3 मींस अमाउंट ऑन विच टैक्स इज डिडक्टेबल। सो जिस इनकम पे वो टैक्स डिडक्ट हुआ है उसी इनकम के लिए ये मिनिमम टैक्स होगा। फर्स्ट स्केड्यूल, हमें ये मालूम है कि इनकम टैक्स का जो फर्स्ट स्केड्यूल है वो सारे का सारा अबाउट टैक्स रेट्स। सो टैक्स रेट्स में कुछ चेंजेस हैं। पार्ट 1 डिवीजन 3 में एक चेंज किया गया है और वो चेंज ये है कि 0% in case of dividend received by real estate investment trust scheme from special purpose vehicles, blah blah blah. Now इसमें इस प्रोविजन की एक्सप्लेनेशन ये है कि क्यों इस प्रोविजन को ऐड करने की जरूरत पेश आई। ज़रूरत इसलिए पेश आई कि जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, यानी कि आप को एक ट्रस्ट फॉर्मेट में आपने एक बिजनेस बनाना है जिसमें आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये जो रियल एस्टेट्स हैं ये दो तरह की होती हैं, रेंटल और डेवलपमेंटल। रेंटल वो होती है जो प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करने के बाद उसको रेंट पर देती है और उसकी इनकम रेंट से आती है और फिर वो यूनिट होल्डर्स को, जो ट्रस्ट के यूनिट होल्डर्स होते हैं, उसको उसके ऊपर रिटर्न देती है। और जो डेवलपमेंटल है वो बेसिकली प्रॉपर्टी को डेवलप करके उसको सेल करते हैं, कैपिटल गेन्स उनकी इनकम होती है और वो उस गेन को फिर यूनिट होल्डर्स को ट्रांसफर करते हैं। ना पहले जो REET ट्रस्ट के जो रेगुलेशंस थे 2015 के, उसमें ये था कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट अपने नाम पे प्रॉपर्टी ओन करेगा। लेकिन फिर उसमें एक चेंज आ गई और चेंज ये आई कि वो एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाकर भी उस प्रॉपर्टी को स्पेशल पर्पस व्हीकल के नाम पे ओन कर सकता है, उसको इजाज़त दे दी SCCP ने। और फिर वो स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है वो ट्रांसफ़र करेगा जो डिविडेंड होगा वो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को, फिर ट्रस्ट आगे वो देगा यूनिट होल्डर्स को। तो अब पहले जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को एक एग्जामेशन हासिल थी, वही एग्जामेशन अब उस SPV को भी देनी थी। तो इसलिए यहाँ पे जो डिविडेंड देगा स्पेशल पर्पस व्हीकल, जो कि एक कंपनी होगा जिसने उस प्रॉपर्टी को ओन किया होगा, वो उसके लिए ये एग्जामेशन ली गई है कि 0% इन केस ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड बाय रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट स्कीम फ्रॉम स्पेशल पर्पस व्हीकल and 35% in case of dividend received by others from special purpose vehicle as defined under real estate investment trust regulations। कि स्पेशल पर्पस व्हीकल जिस वक्त डिविडेंड पे करेगा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को, तो क्योंकि वो एक पास थ्रू एंटिटी है तो इसलिए उसके यहाँ पे टैक्स नहीं होना चाहिए। अगर टैक्स लगाना भी है तो यूनिट होल्डर को जब डिविडेंड दिया जाए तो उसके ऊपर लगाया जाए। तो यहाँ पे क्योंकि उसके लिए भी एग्जामेशन मौजूद थी यूनिट होल्डर्स के डिविडेंड पे भी, तो इसलिए ये वाली एग्जामेशन इसको यहाँ पे दी गई कि अब ये बीच में डबल टैक्सेशन ना हो जाए। सो फर्स्ट स्केड्यूल पार्ट 1 डिवीजन 3 में ये एक एडिशन था। ये पार्ट 3 डिवीजन 1 में रेट में एक नई क्लॉज ऐड की गई है। अगेन ये डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स की क्लॉज है। अगर आप देखें पार्ट 3 इज अबाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, ठीक है। और जो अगर मैं एक दफ़ा से फिर अगर वापस चले जाऊँ पार्ट 1 डिवीजन 3 के ऊपर, तो ये बेसिकली रेट ऑफ टैक्स, यानी डिविडेंड पे जो रेट ऑफ टैक्स लगना है उसको भी 0% किया गया है। और इसी तरह जो विदहोल्डिंग टैक्स का रेट है जो डिविडेंड के ऊपर होना था, यानी जो पेमेंट करने वाला डिडक्ट करता है, उसके लिए भी सेम प्रोविजन ऐड की गई है। पार्ट 4 डिवीजन 5, इसमें एक रेट बेसिकली इसको इन्हेंस किया गया है कि जो इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन यूज़र्स हैं उनके लिए ये 10% और 8% से इसको 15% कर दिया गया है इस रेट को। सो देयर इज़ ओनली वन चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। Part 4 Division 7, Part 4 Division 7 is again enhancement in some taxes। और ये टैक्स था जो परचेज और रजिस्ट्रेशन के ऊपर या ट्रांसफ़र के ऊपर जो मोटर व्हीकल्स के ऊपर टैक्स है। तो रेट ऑफ टैक्स जो है वो उसको अगर आप देखें तो ये लेफ़्ट साइड के ऊपर जो बॉक्स है इसको चेंज करके राइट साइड पे जो बॉक्स बना हुआ है ये वाले टैक्स रेट्स कर दिए गए हैं। नेक्स्ट इज पार्ट 4 डिवीजन 10A।
पार्ट 4 डिवीजन 10A इज बेसिकली सेक्शन जो 236C है, अभी हमने बात की थी टीवी ड्रामास और प्लेज और एडवर्टीजमेंट्स। सो उसके लिए ये कुछ रेट ऑफ टैक्सेस डिफाइन किए गए हैं जो कि एडवांस टैक्स के तौर पे रिसीव किए जाएंगे। सो इसका अगर हम रिकॉल करें तो ताल्लुक था सेक्शन 236CA के साथ, जो भी हमने थोड़ी देर पहले इसके ऊपर डिस्कशन भी की थी। सो फर्स्ट स्केड्यूल के बाद जो नेक्स्ट स्केड्यूल है दैट इज सेकंड स्केड्यूल। सेकंड स्केड्यूल में सारी एग्जाम्पशंस और टैक्स कंसेशंस हैं। एग्जाम्पशंस और टैक्स कंसेशंस पार्ट 1 में जो है सारी की सारी एग्जाम्पशन फ्रॉम टोटल इनकम है, यानी पार्ट 1 में वो इनकम्स लिस्टेड है जिनको टैक्सेबल इनकम में शामिल नहीं किया जाता फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। और पार्ट 4 में जो है स्पेसिफिक एग्जाम्पशन है, यानी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की वो प्रोविजंस जो किसी पर्टिकुलर केस में अप्लाई नहीं होंगी, तो वो पार्ट 4 में लिखी जाती हैं। पार्ट 1 में एग्जाम्पशन फ्रॉम टोटल इनकम है, और यहाँ पे भी जो एग्जाम्पशन हासिल थी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट स्कीम को, वही एग्जाम्पशन उसके एसपीवी को देने के लिए, स्पेशल पर्पस व्हीकल को देने के लिए कुछ एडिशंस किए गए कि एनी इनकम डिराइव्ड बाय कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट स्कीम इंक्लूडिंग स्पेशल पर्पस व्हीकल। तो इंक्लूडिंग स्पेशल पर्पस व्हीकल ऐड कर दिया गया, क्योंकि अब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट स्कीम को ये इजाज़त है कि वो प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी है उसको एसपीवी के थ्रू ऑन कर सकता है। और इसी तरह ये आखिर में जो एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे भी एसपीवी को ऐड कर दिया गया है। क्लॉज 99A, क्लॉज 99A इज बेसिकली अबाउट इनकम और गेन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टीज, जो कि अगेन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट स्कीम्स वाली प्रोविजन से ही इसका ताल्लुक है। और यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर सॉरी जो कैपिटल गेन्स थे उनमें जो RET को एग्जेम्पशन हासिल थी, वही एग्जेम्पशन उस एसपीवी को भी दे दी गई है, जो अब RET के लिए किसी REIT के लिए जो किसी प्रॉपर्टी को ओन कर रहा होगा। क्लॉज 132, क्लॉज 132 में एक चेंज किया गया है। चेंज ये किया गया है कि आखिर में अगर आप वाइट कलर में देखें, राइट बॉक्स जो बना है, राइट साइड पे जो बॉक्स बना है, इसमें वाइट कलर में आखिर में एक सेंटेंस का कुछ पार्ट है जो बोल्ड और अंडरलाइन हुआ है। तो जो बोल्ड और अंडरलाइन हुआ है ये एक एडिशन है। होता ये है, इसकी स्टोरी इस तरह से है कि जो पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट सेक्टर पाकिस्तान में लगाता है, उसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक पहले एक लेटर इशू करती है, जिसको बोला जाता है लेटर ऑफ इंटेंट, LOI इसको एब्रीवेट किया जाता है। लेटर ऑफ इंटेंट से बेसिक के बाद बेसिकली उसने क्या करना होता है, उस प्रोजेक्ट ने अपनी फिजिबिलिटी स्टडी कंप्लीट करनी होती है, जो कि एक इंटरनेशनल लेवल की फिजिबिलिटी स्टडी होती है, जिसमें वो बताता है कि मैं क्या कंस्ट्रक्शन करूंगा, क्या प्लांट मशीनरी, कितनी कॉस्ट, ब्ला ब्ला ब्ला, फाइनेंसिंग अरेंजमेंट्स क्या होंगे। तो वो फिजिबिलिटी स्टडी बनाते हैं, और जब वो फिजिबिलिटी स्टडी बना देते हैं तो फिर इसका मतलब सीरियसनेस ऑफ द दैट पर्टिकुलर बिजनेस एस्टेब्लिश हो गई गवर्नमेंट की नज़र में। तो फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको एक लेटर ऑफ सपोर्ट इशू करता है। नाउ पहले ये जो पावर प्रोजेक्ट थे, इनको एग्जाम्पशन हासिल थी कि वो उनकी जो इनकम है उसके ऊपर कुछ एग्जाम्पशन अवेलेबल है क्लॉज 132 में, जो कि पहले ये था, ये जो जिस पे क्रॉस आ रहा है, इसमें पुरानी प्रोविजन में था ये कि आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो एग्जाम्पशन क्लेम कर लोगे अगर आपको लेटर ऑफ इंटेंट इशू हुआ है। लेटर ऑफ इंटेंट LOI अगर आपको इशू हुआ है तो आप वो एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हो। लेकिन अब उस प्रोजेक्ट को मजीद उसे सीरियसनेस उसकी करने के लिए और उसकी एक्टिविटीज़ को एक्सपेडाइट करने के लिए ऐड कर दिया ये आखिर में कि आपको लेटर ऑफ सपोर्ट भी 2023 तक अगर इशू होगा तो तब वो एग्जाम्पशन जो क्लॉज 132 में अवेलेबल है उसको आप इंजॉय कर सकोगे। सेकेंड स्केड्यूल पार्ट 4, सेकेंड स्केड्यूल पार्ट 4 में एक ही बेसिकली चेंज है, और ये क्लॉज 47B पार्ट 4 में जो टैक्स जो एग्जेम्पशन फ्रॉम स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं बेसिकली ये, और इसमें अगेन जो विदहोल्डिंग की जो प्रोविजंस थी, जो सेक्शन 150 150 151 233 इन सेक्शंस में जो विदहोल्डिंग की प्रोविजंस थी वो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट स्कीम के ऊपर अप्लाई नहीं होती थी। तो अब वो मज़ीद जो
फैसिलिटी थी वो एसपीवी को भी देने के लिए, जो एसपीवी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट स्कीम बनाएगा, तो वो एसपीवी को वही एग्जेम्पशन देने के लिए यहाँ पे कुछ एडिशंस किए गए हैं ताकि वो एसपीवी भी वही बेनिफिट्स हासिल कर सके। ओके, सो दिस वाज अबाउट इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। जो हमने चेंजेस थी उसको हमने डिस्कस किया है। अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी डिस्कशन होगी दैट विल बी ऑन सेल्स टैक्स एक्ट, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।